नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेयरमैन किसी का भी बने, किसी कमेटी का बने, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ बने, हज से जुड़े हुए बने, ये ओहदे जो होती हैं वो अमानतें होती हैं। जिस तरह आपने मुझे कुछ अमानतें दी, मैंने आपको लौटाया नहीं या उसका गलत इस्तेमाल किया, जिस मकसद के लिए मुझे दिया गया उसमें हेरा फेरी की, तो मैं इस सिलसिले में पूछा जाऊंगा, पूछे जाएंगे। वो चाहे दुनिया में भी अमानतों में ख़यानत का मामला हो, कुर्सी ओहदों के में भी ख़यानत होती है, चीज़ें मुहैया करने के बाद भी, दौलत और शोहरत भी, ये सब कुछ अमानतें हैं जो अल्लाह मुहैया करता है अपने बंदों के हवाले से। जब इसमें ख़यानत होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो और कितना ही अपना सफ़ेद कालर लोगों को दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, वो माशरे और समाज में बदनाम होता है या फिर उससे सवालात उठाए जाते हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मसाइल इतने पड़े हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर उस पर काम करने के लिए बैठ जाए, जिन्होंने चेयरमैनशिप का ओहदा लिया, जीत करके आए, तो फिर वो सारे दूसरे काम भूल जाएंगे और उसके पीछे उम्मत की प्रॉपर्टी को, उम्मत की अमानत को उसके हवाले करने की, और ये सवाब का काम है। लेकिन क्या देखा जा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे जो नए चेयरमैन साहब बने हैं कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के, वो अब तक ये शिकायतें करते रहे कि वक्फ बोर्ड के जो दीगर बड़े ज़िम्मेदार अक़लियत से जुड़े हुए जो वज़ीर थे, वो वज़ीर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनके अतराफ़ रहने वाले लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के मामले वो हल करने से कासिर हैं। चलिए, तब तक तो ये बात मान लेना था, मान लिए। अब तो सीएम भी बदल गए। जो नए सीएम आए हैं वो तो उनके दरगाह में भी पहुंच गए और वहाँ से दुआएं भी हासिल की, सब कुछ हुआ। तो अब क्या शिकायत रह गई है? अब कौन सा बहाना रह गया है कि आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे? मैसूर का मामला अटका हुआ है, आप जानते हैं। हमारे मारूफ समाजी कारकुन जनाब मुजाहिद अली बाबा वहाँ गए हुए थे। उन्होंने यकीन दिलाया था कि चेयरमैन साहब से बात करवा के इस मामले को हल करेंगे, लेकिन 4 महीने हो गए, कुछ भी मामला सामने नहीं आया। तो बेचारे उन्होंने कहा कि जो मुजाहिद बाबा लापता हो गए हैं। उन्होंने वीडियो बना करके डाला, आए, वादे किए, चले गए, कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं, आप इंतज़ार मत करो कि लोग एतराज़ करेंगे तभी आप काम करेंगे। आपने अगर जिम्मेदारी ली है, आप ये समझते हैं कि आप इस ओहदे के लायक हैं, आप वक्फ बोर्ड के मसाइल को हल कर सकते हैं, तो फिर आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप अपनी कुर्सी के साथ जो है अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, आप अपने ओहदे के साथ ख़यानत कर रहे हैं। आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं, उस सलाहियतों के साथ आप ख़यानत कर रहे हैं। लोगों ने आप पर जो भरोसा किया है और एतमाद किया है, उस भरोसे और एतमाद के साथ आप ख़यानत कर रहे हैं। और इस सब के सवाल यहाँ आवाम करेगी ज़मीन पर, मरने के बाद अल्लाह पूछेगा। आप अगर ये समझते हैं कि सब कुर्सी का हासिल करना है, सारी चीज़ें बस ऐसी ही है, हम कुछ दिन रहेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी के मज़े लेंगे, फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ओहदा आपको दिया गया है और यह अमानत है, इस पर ख़यानत हुई तो पूछे जाओगे। वो चाहे हज कमेटी के चेयरमैन साहब हो, अगर वहां होने वाली नाइंसाफियों को आप दूर नहीं कर पाते तो आपसे पूछा जाएगा। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई है और आप मसाइल हल नहीं करना, आपसे पूछा जाएगा। आपको लोगों ने रुकने असेंबली बनाया और आपने जो है लोगों से मसाजिद का इस्तेमाल किया, इमाम का इस्तेमाल किया, वोट हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए अपनी ही दौलत बनाए जा रहे हैं। 10-10 करोड़ की अगर आप इमारतें बना रहे हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो मुझे मालूम है कौन से एमएलए की भी नई बिल्डिंग ओपनिंग हुई है। लोगों के मसाइल हल करने के बजाय ये सब कुछ करते रहेंगे तो और आप इस गलत फहमी में कह रहे हमारा सबको नहीं, पूछे जाओगे। एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा।
यहां भी देना होगा, यहां आवाम पूछेगी, पूछ के शायद भूल जाएगी, लेकिन जो आपके साथ बैठे किरामन कातिबीन है वो तो भूलेंगे नहीं, वो लिखे जा रहे हैं। इसीलिए ओहदा लेने से पहले 100 बार सोचें कि आप उस अमानत का बार उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। उठा पाएंगे तो फिर करके दिखाइए, नहीं तो फिर इस्तीफा दो, अपने घर चलो। अगर आपको शिकायतें हैं कि आपके ऊपर जो सीनियर हैं वो आपको काम करने दे, इस्तीफा दे के निकल जाओ ना भाई। काहे के लिए ज़बरदस्ती बैठ करके अपने ऊपर टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, फिर गोलियां भी खानी पड़ेंगी, बीमार भी पड़ेंगे, घर में फैमिली परेशान है, आपके आसपास के अपने कारोबार भी भाई बराबर सही संभाल नहीं पा रहे इन टेंशनों की वजह से। अच्छा है कि भाई ख़त्म करो मामला, इस्तीफा दो, निकल जाओ, सुकून से रहो अपने घर में। नहीं, वाकई में आप जिम्मेदारी अदा करने की आपके अंदर पूरी तरह से सकत है और आपको एहसास है कि नहीं मैं कर पाऊंगा, तो फिर करके दिखाओ। बहाने कहां से तलाश रहे हैं आप? बाबा जी ने क्या कहा आप सुनिए इसको, मुझे इजाजत है। मैसूर के साथी जो आवाज उठाए हैं वो जायज है, क्योंकि हमने उनको उम्मीद दिलाई थी कि जो इससे पहले चेयरमैन थे या बोर्ड था उससे वो उम्मीदें नहीं थी। अब जो नए चेयरमैन बने हुए एक काबिल इंसान है, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें थी। इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे क्या होता है कि कुछ लोग, मुझे भी जो है ये काम होने से पहले बहुत लोगों का सवाल था, जब खुसरो हुसैन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ये इतनी कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, और इनके बेटे में इतनी क्या बात आ गई भाई, आप लोग सब मिलकर के जिस तरह से वो काम को उठाया था, आज चुपचाप क्यों है, कुछ ले लिए क्या, ऐसी भी बातें मेरे सामने आई है। अब जिस तरह से खामोश हैं, हर किसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं, हर किसी के बारे में बोल देते हो, तो इनके बारे में चुपचाप क्यों है, ऐसे सवाल मेरे भी सामने बहुत लोगों के आए हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत से लोगों की जो है मुतवल्लियों को जो है बोल करके ये इनके हक में बात चलाई थी। और इसी तरह हर कोई, अब बीजापुर के भी कुछ लोग आते रहते हैं, हॉस्पिटल के हैं, बल्लारी के हैं, बहुत रायचूर के हैं, यादगीर के हैं, मुलाकातें होते रहते हैं, मैसूर हुआ, चिकमंगलूर हुआ, तो यहाँ के लोग फोन करते रहते हैं कि आप बहुत जोर शोर से बहुत बातें हुई थी, तो आप कहाँ पर हैं, ये सब मैं फोन पे होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं खुद वो लोगों से ये कहता था कि देखो साहब थोड़ा सब्र करो, क्योंकि जो मिनिस्टर जो है इस टाइम और उन्हीं की लोगों की एक मानडोली चल रही है इनके अंदर, जो इस वजह से जो है काम नहीं हो, थोड़ा सब्र करो 1-1.5 साल तक। तो मुझे अफसोस इस बात से हुआ है, जब दावनगेरे का इलेक्शन हुआ उस वक्त में डी.के. शिव कुमार हमारे चेयरमैन साहब से बहुत करीब हुए। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के सदर है वो भी इनके करीब है। उनके बेटे प्रियंक खड़गे जो होम मिनिस्टर वो भी इनके बहुत करीब है। और उसके बाद हमारे से डॉक्टर नासिर हुसैन पूरी हुकूमत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के, वो भी इनके बहुत करीब है। उसके बाद बहुत देखा मैंने सलीम अहमद साहब जो आज स्पीकर बन के बैठे हुए हैं वो भी इनके बहुत करीब थे, और हमारे एमएलए रिजवान अरशद भी बहुत इनके करीब थे। तो मैं समझा कि इतने सारे लोग हैं, अब मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। हुकूमत बदल करके, सिद्धरामैया की हुकूमत बदल करके भी जो डी.के. शिव कुमार की हुकूमत आई 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन ये लोगों को काम कर देना चाहते। जितने इससे पहले जो इन्होंने जो कमेटियां बनाई थी, जो चाहे कि वो शाफी सादी के दौर के हो या चाहे वो अनवर बादशाह के दौर के हो, जो जिस तरह से मिनिस्टर के कहे के ऊपर जो कुछ कमेटियां बनी गई थी, उनको ये फौरन जो है डिसॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 2 महीने इनके पास था, ये सारे लोग इनके साथ में थे, जबकि सीएम भी इनके पास था, तो कर नहीं सकते थे। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, कुछ खास लोग हैं, कि अभी क्या ये पूरे इस तरह से जो है गुलबर्गा की मानोपल्ली हो गई है क्या, उन्हीं के लोग, उन्हीं की बातें। वो जो अब पीए जो बन के है गुलाम गौस, उसके बारे में भी वो बहुत बड़ा कलाकार है, न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह से लोगों में फैला था ना, उस तरह से मेरे सामने बातें आती ही है। फिर भी मैं देख रहा था कि देखें क्या होता है, लेकिन इनको करना चाहिए था कि 2 महीने कोई छोटा महीना नहीं होते। सीईओ इनके हाथ में, गवर्नमेंट इनके हाथ में है। जब तक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं बनता, जब तक का मिनिस्टर जो पावर जो है सीएम के पास था, तो सीएम से लेकर काम कर सकते थे, जो करना था सब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। तो पता नहीं इसके अंदर क्या मामला है। ठीक है, अभी ये पार्लियामेंट चल रही है, आने दीजिए हमारे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, मैं बिलखुसूस बात करता हूं उनसे कि भाई ये क्या हो रहा है, उनसे जवाब तलब करता हूं।
कि हम लोग जिस तरह से जो उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें नहीं हुई है, तो आप अपनी तरफ से कुछ काम किए हैं तो हम भी अपनी तरफ से कुछ काम किए हैं। सदाए इत्तेहाद के 1050 या 60 मुतवल्लियों को 3 दिन बैठ करके उनके एड्रेस लेकर के, उनके फोन नंबर लेकर के हमारे लोगों ने सैयद सरदार जनरल सेक्रेटरी सदाए इत्तेहाद, आरिफ पाशा और भी जो उलमा थे उन्हें साथ में बैठ करके 3 दिन काम किए हैं। सबको रिकमेंडेशन भेजे, आजिज़ाना गुजारिश किए कि इनके हक में वोट कीजिए। अब मैं तो मैदान में था, वो सबको पता है मैंने क्या रोल अदा किया नहीं किया, क्योंकि यही तो ऐसा माहौल था। तो सब लोग बोल रहे कि हजरत खुसरो हुसैन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत भी खराब थी, नासस थी, ऐसी दौर में सरकार का पर्दा फरमाना भी हुआ, सारी चीजें भी हुई। सब लोगों को उम्मीद थी कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम, सब लोगों की दुआएं, मेहनत थी, पूरे रियासत के लोगों की मेहनत थी, तो ये आए। लेकिन उम्मीदें थी, और जिस तरह से कमेटी में जो अपोजिशन कमेटी इनकी थी वो रोक रहे थे, तो मैं भी सोच रहा था, लोगों से कहता था कि 1-1.5 साल संभालिए, सब होगा सब होगा, लेकिन सब तो हुआ नहीं। तो इसलिए सब लोगों का कहना है, तो ठीक है, मैं हमारे अलीम मुल्ला शरीफ साहब से कहूंगा, साहब देखिए, आपको जो कहा मालूम है, अपने फोन में भी मुझे बोला था कि मैं बोल रहा हूं, मैं लेकिन बहुत मोहब्बत से ही बोले हैं आप, आपका शुक्रिया। क्योंकि मैं जिस तरह से आप श्रीरंगपट्टन में और जो मैसूर का दौरा किया था, मंड्या डिस्ट्रिक्ट की जो बातें हुई थी, वो बातें मैं बताया था चेयरमैन साहब को जो वक्फ बोर्ड के हैं। उन्होंने कहा हाँ कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ जवाब नहीं हुआ। और वो ये भी कहा था मैं चेयरमैन साहब से, भाई तमाम मुतवल्लियों को बुलाइए, आप दावत रखिए, बात उनसे बातचीत कीजिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो वो उनकी मर्जी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर काम करना है, पूरी रियासत की निगाहें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के ऊपर रखी है, और जो औकाफ के जो सीईओ हैं, जो पहले सीईओ था वो दूसरे मिनिस्टर के अंडर में आया हुआ था, अब जो सीईओ है वो दूसरी ये हुकूमत में आए हुए हैं, तो सीईओ को साथ में रख के कर सकते हैं। सीएम हाथ में है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आवाज उठाना ही पड़ता है, वो जायज है। इसके लिए मैं कोई हमारे अलीमुल्लाह साहब के ऊपर कोई मैं इल्जाम नहीं लगाता कि उन्होंने मेरे बारे में क्यों कहा, और मेरी फोटो भी अलग मायूसी की तरह डाले हुए हैं, तो हंसते हुए भी डाल सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं डाला। तो उन्होंने क्या बताना चाह रहा ये नहीं मालूम कि मैं एक तरह से गमजदा हूं या मायूस हूं, ऐसा मेरा ख्याल से उन्होंने ये फोटो भी डाली हुई है, देखा मैं। तो अलीमुल्लाह साहब, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, बेफिक्र रहिए, हम लोग खड़े हैं कौम के लिए। मैं सबके लिए साथ देता जरूर हूं, लेकिन जब बात नहीं चली तो मैं सीधे सबके लिए खड़ा हो जाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये तो एक नाटक जो हो रहा है 2 महीने से ज्यादा मिनिस्ट्री के अंदर, जो पावर कैबिनेट मिनिस्टर कहने के बावजूद भी पावरफुल नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। मैं समझ रहा था कि अगर ऐसी जगह पर के ऊपर एक, हाँ ये भी सुना था मैं कि 2 मरतबा एमएलए रिजवान अरशद उनको ना जाने कौन कौन सी बातें आ रहे हैं। भाई, जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आकर के पहले एमएलए बन के ही मिनिस्ट्री दिए, आज तक वो मिनिस्ट्री चल रही है, उसके बारे में किसी को परवाह नहीं। अब रिजवान अरशद के बारे में बात उठ गई कि 2 बार के एमएलए में, अरे 2 बार पार्लियामेंट शेयर किए, 1 बार एमएलसी रहा, फिर 2 बार पार्टी में बहुत जमाने से वो नौजवान से है, तो ऐसे बातें उनके बारे में भी अच्छा नहीं लगी। और रहा एक दुख ये हुआ कि मिस्टर सलीम अहमद जो है, उनको एक पावरफुल देते या उनको माइनॉरिटी देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। उनको नहीं है तो कम से कम अब जो रिजवान अरशद जो है, उनको भी अगर माइनॉरिटी मिल जाए ना, वो भी रियासत भर के लोगों को मिलकर के काम कर सकते हैं। तो वो हुकूमत जाने और ये जाने। बाबा, जिस तरह आप रिजवान अरशद के लिए डिमांड कर रहे हैं, ऐसा ही अली बाबा के लिए भी डिमांड किए थे, लेकिन जब से अली बाबा चेयरमैन बने, जब से कौम का नुकसान हो रहा है। ना, ये तुम्हारी बात भी सही है, सब लोगों का यही कहना है कि इनको बनाने के बाद भी क्या हुआ। तो वहां के अंदर की मजबूरी मैं समझ रहा था, इसलिए कम से कम 1-1.5 साल तो उनको मौका दे, तो वो दिए। तो अब तो अच्छा था ना करने के लिए। मैं बात करता हूँ, मैं देखो 35 से 40 दिन के अंदर मैं बाबा जाता रहता। मैं सरकार हाजी अली बख्श, मेरा वो है, वो सबको मालूम है। अभी मेरा दौरा है 2 दिन बाद, मैं जाकर आने के बाद जो है मैं मैसूर भी जाऊंगा, और उससे पहले मैं अगर ये हो सके, अभी तक मैं अली बाबा से मिला नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, मैं एक मर्तबा सामने बैठ के बात करता हूँ भाई क्या इरादा है।
हमने आपके नाम से या कुछ जोश शोर से हमने बहुत बातें उठाई थी, हमें लोग पूछ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं, पूछेंगे। लेकिन अगर वो होम के लिए काम करने के लिए चेयरमैन बने हैं, जब उनको काम करने नहीं दे रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। नहीं, वो बैठ होम के के बात लिए ही खड़े हैं। वो बैठ के बात करता हूँ क्यों क्या कहाँ रुकावट, वो तो रुकावटें पहले मुझे मालूम थी, लेकिन अब हुकूमत तो बदल गई है ना। आपको क्या लगता है बाबा जी, हुकूमत की जानिब से रुकावटें हो रही हैं या चेयरमैन कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या लगता है बाबा? मैं वही सामने बैठ के पूछूंगा ना, क्या मजबूरी है। जब तक मैं चेयरमैन के सामने नहीं बैठूंगा मुझे नहीं बोल सकता ना मैं इसके बारे में। जब तक आप पूछेंगे इनकी मुद्दत भी खत्म हो जाएगी बाबा जी। अरे ये क्या 8-10 दिन में मुद्दत खत्म हो जाती है क्या? बोलिए, 10 दिन में मुद्दत खत्म हो जाएगी? होम भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए जिस तरह रोडों पर पहल कर रही है, वो बोर्ड के प्रॉपर्टियों के ऊपर भी अगर पहल की तो कितना बड़ा कौम का फायदा हो सकता यही तो कौम को समझना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार उलमा का मजबूरी में नाम लेता हूं। मिंबर पर खड़कर ललकार सकते थे ये। अरे 16 साल दिन रात जो इत्तेहाद के लिए मेहनत हमने की है, मैं मालूम है कितने पीरों से मिला हूं, कितने उलमा से मिला हूं, कितने पैसे वालों से, कितने सियासतदानों से मिला हूं, मुझे मालूम है कौन से अकीदे में क्या कमी है, कौन से अकीदे में क्या कमजोरी, सब मुझे मालूम है। कोई नालायक बोल देता ना, वो नहीं है। मैं मुजाहिद अली बाबा हूं, जमीन पे काम करके, जमीन में घुस करके, तमाम मसलक के लोगों में घुस करके बैठा हुआ हूं। कोई लल्लू पंजू नहीं हूं। पूरी रियासत और बाहर के अंदर भी, पंजाब तक भी गए हुए हैं हम सदा इत्तेहाद वाले। 2 बार मेहमान रहे जो लुधियाना के शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे, समझे ना। और देवबंद बाकी सब कुछ देख चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है। बस अफसोस है जो बहुत सारे लोग मायूस हैं, बिलखुसूस सिलसिले वाले मायूस हैं कि उनको एक उम्मीद थी कि बड़ी दरगाह के सज्जादा हैं, तो उम्मीदें थी तो बहुत मायूस भी हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं। तो मैं भी चुप हो गया था कि अभी चलो, शायद ऐसा भी बोल रहे उनके कुछ प्रॉब्लम थे, उन्होंने वो हल कर लिया। गुलबर्गा के अंदर जो प्रॉपर्टी के बारे में उंगलियां उठ रही थी बहुत दिनों से, वो उन्होंने सेव करने के लिए आए थे, सेव कर लिया। और बाकी लोगों से उनको मतलब नहीं, ऐसी भी बातें मैं सुन रहा हूं जी। समझे ना। तो देखेंगे, मैं अभी इंशाल्लाह 2 दिन बाद सफर होने के बाद वापस आऊंगा हाजिरी दे करके, उसके बाद इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करता हूं। उसके बाद देखेंगे उनका क्या राय है, देकर फिर मैसूर भी जाएंगे। मैं जिन लोगों को उम्मीद दिलाया हूं इंशाल्लाह, चाहे वो बीजापुर हो, बल्लारी हो, या कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, तुमकुर के जितने भी हो, हासन हो गया, बहुत से लोगों से मेरा वो है ना, तो जिन के लिए काम नहीं हो तो उनके हक में जरूर आवाज उठाएंगे, ये मैं अपनी तरफ से एक वायदा करता हूं। बस ये कहता हूं। साइलेंट नहीं है। साइलेंट कहाँ से है? ये तो ये नाटक देख रहे थे ना, ये जो हुकूमत बदलने के बाद जो मिनिस्ट्री क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, किसको मिलेगी, इसमें थे हम। अभी इससे पहले थोड़ा हमारे कौम के बारे में जो उलमा लोग एक फिक्र कर रहे थे नशे के बारे में, उसके बारे में आवाज उठाई तो माशाअल्लाह बहुत काम चल रहा है वहां पर। तो मैंने उनसे ये कहा कि तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से, वहाँ के बड़े बड़े जो उलमा हैं उनसे, और जो काउंसलर्स हैं, एमएलएस हैं, उन सबको साथ में लेकर के आप काम चलाओ। जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर है, उनसे मैं बात करके आपको मिलवा देता हूँ। अब रही दूसरी बात जो है हेल्थ, लोगों के काम के लिए अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है, जनाब यूटी खदर साहब हेल्थ मिनिस्टर, उनसे बोल करके मैं हर एरिया के अंदर एक टाइम जो है एक डॉक्टरों की एक ये बना सकते, मिला सकते हैं। इतना तो मैं करके दे सकता हूँ, ये मैंने वायदा किया, इंशाल्लाह करूंगा।